हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएच सेट 2023 महासेट 2023 आपका जो परीक्षा हुई थी साइकोलॉजी की दिनांक 26 ऑफ मार्च 2023 को। इसके पहले ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जहां पे थोड़ा सा हमने छोटा सा विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था और किस प्रकार के सवाल आए थे, किस प्रकार का क्वेश्चंस थे, उनके बारे में भी डिस्कस किया था। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम कुछ और ही क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या उनके पॉसिबल आंसर की होगी, ठीक है, क्या उनके आंसर्स होंगे, उनको भी अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ये कर दीजिए, नहीं करना है मत करिए, ये कर दीजिए लेकिन ज़रूर ये करिएगा, ये भले ही मत करें लेकिन ये ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो और शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी एमएच सेट के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। ठीक है, अब इतना सब कर रहे हैं तो ये भी कर ही दीजिए। इसे कहते हैं हम क्या, इसे हम कहते हैं फुट इन द डोर। थैंक यू। चलते हैं आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये रहा आपके सामने सबसे पहले 100 नंबर का प्रश्न। चाइल्ड अब्यूज से सवाल पूछा है आपको। चाइल्ड अब्यूज इंक्लूड्स सेक्सुअल एंड एकेडमिक हरेसमेंट, फिजिकल एंड रिलीजियस हरेसमेंट, एकेडमिक एंड कंपटीशन हरेसमेंट, इमोशनल एंड सेक्सुअल हरेसमेंट। इसमें ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका इमोशनल एंड सेक्सुअल हरेसमेंट। जब किया जाता है किसी भी चाइल्ड का तो वो आता है किसके अंदर? वो आता है आपके चाइल्ड अब्यूज के अंदर, उसको इंक्लूड किया जाएगा। एकेडमिक हरेसमेंट कैसे कर पाएगा कोई किसी का? ठीक है, किसी भी बच्चे का। रिलीजियस हरेसमेंट भी हो सकता है लेकिन वो चाइल्ड अब्यूज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके बाल दुरुपयोग मध्ये याचा समावेश आहे। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी, भावनिक आणि लैंगिक छळ आएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अगला सवाल ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, मेलाइन क्लाइन गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच, अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। तो आपने जितनी भी कॉग्निटिविस्ट थ्योरी पढ़ी उसमें कभी इनका नाम पढ़ा क्या? आपने नहीं पढ़ा। अटैचमेंट थ्योरी कैसे बता सकते हैं? ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्या आएगा? ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। प्रेम वस्तु संबंध उपागम जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट दिया था मेलाइन क्लाइन ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, द फुट इन द डोर टेक्निक लीड्स टू चेंजेस इन। ठीक है, जो भी बताया फुट इन द डोर वो किसमें चेंज करेगी? आपके एटीट्यूड में, एग्रेशन में, कन्फॉर्मिटी, सेल्फ परसेप्शन में। ठीक है, इनमें से क्या होगा? अभिवृत्ति, आक्रामकता, अनुसारिता, स्वचे संवेदन। ठीक है, क्या फुट इन द डोर टेक्निक एग्रेशन में चेंज करेगी, कन्फर्मिटी में चेंज करेगी, सेल्फ परसेप्शन में चेंज करेगी या फिर एटीट्यूड में चेंज करेगी? तो यहाँ पे ये किसके अंदर चेंज लाती है? ये चेंज लाती है आपके एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो ना ही आपका सेल्फ परसेप्शन कर सकती है, ना ही कन्फर्मिटी और ना ही एग्रेशन। मोस्ट पॉसिबल आंसर क्या होता है यहाँ पे? आपका एटीट्यूड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अ टीवी सीरियल लीडिंग टू एन एक्साइटिंग एंड ड्रामेटिक एंड फिनिशेस द एपिसोड लीविंग द ऑडियंस इन सस्पेंशन एंड डू नॉट वांट टू मिस द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये? ना ही ये काउंटर इफेक्ट है, ना ही रेन बैरल है, ना ही इरिटेबल है। ये किसका उदाहरण है? ये एग्जांपल है आपके जिगार्निक इफेक्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका जिगार्निक इफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं एक और अगला सवाल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन टेंड्स टू यूज द फर्स्ट पॉजिटिव इंस्टेंस एज द फोकस कार्ड एंड देन चूज अदर इंस्टेंसेस दैट वेरी इन ओनली वन एस्पेक्ट फ्रॉम द फोकस कार्ड। आपके पास यहाँ पे साइमल्टेनियस स्कैनिंग है, कंजर्वेटिव फोकसिंग है, फोकस गैम्बलिंग है और सक्सेसिव स्कैनिंग है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके ब्रूनर के मॉडल के बारे में, हाउ अ कंसेप्ट इज फॉर्म्ड और वो सब बातें जो करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? one tends to use the first positive instance as the focus card, ठीक है, and then choose other instances that vary in only one aspect from the focus card। तो पहले focus card को चूज करेंगे and then positive आएगा, तो फिर उसके जो अलग वेरी कर रहा है उसको बाद में चूज करते जाएंगे। ठीक है,
तो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके कंजर्वेटिव फोकसिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव फोकसिंग शुड बी द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मोस्ट पॉसिबली ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 एंड 3। तो अगर आपने जाके पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उसको देख सकते हैं। कैटाक्लिस्मिक इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स, बैकग्राउंड स्ट्रेसर्स, डेली हैसल्स, ये सब क्या है? आपके जनरल टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स हैं। ठीक है, आप इनमें से किसी को एक ऐसा बोल नहीं सकते कि ये इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होगा। तो मोस्ट आइडियली आपका ऑप्शन नंबर डी ही जाना चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, ये रहा अगला सवाल। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स दैट फॉलो एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अकर। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। काफी अच्छा सवाल है ये, और आपको बताना है यहाँ पे कौन से सीक्वेंस में वे अकर करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट, न्यूरॉन हैज रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट मेंटेन बाय सोडियम पंप। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं न्यूरल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन हैज प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन अलाउज लिमिटेड पैसेज। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेटरी सिग्नल कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? न्यूरॉन क्लोजेस सोडियम एंड ओपन्स पोटेशियम चैनल रीगेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले ऑप्शन 1 में क्या दिया है आपको? -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, और फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं? न्यूरॉन क्लोजेस सोडियम एंड ओपन्स पोटेशियम चैनल रीगेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये कब होता है? ये होता है आपके डीपोलराइजेशन हो जाने के बाद में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये यहाँ से कंफर्म होता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हमको ऊपर यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रीगेन रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम अगर वर्किंग आपको बनती है तो इसका मतलब 4 ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में आएगा, और सही बात भी है। देन उसके ऊपर क्या होगा? एक्साइटेटरी सिग्नल कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल। -70 में कोई पड़ा हुआ है ना, वहां से क्या होगा? स्टिमुलस देखेगा और उठ के कहाँ चला जाएगा? वो डीपोलराइजेशन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सिग्नल कैसा मिलेगा? संकेत मुड़े पेशीचे विध्रुवीकरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्साइटेटरी सिग्नल कॉजेस क्या करेगा? डीपोलराइजेशन कॉज करेगा, +30 पे चला जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल वहां पे फॉर्म हो जाएगा। यानी 4 के बाद क्या आएगा? आपका 3 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में 4 आएगा, देन उसके ऊपर 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यूरॉन हैज रेस्टिंग पोटेंशियल बाय -70 मिलीवोल्ट मेंटेन बाय सोडियम पंप। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है आपके पास? 4, 3 इस प्रकार का ऑर्डर है। बचे आपके पास 2। न्यूरॉन हैज रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट मेंटेन बाय सोडियम पंप। ठीक है, न्यूरल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन हैज प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन अलाउज लिमिटेड पैसेज। ठीक है, तो प्रश्न जो है यहीं पे आके थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि यहाँ पे 1 पहले आएगा या फिर 2 पहले आएगा। ये तो होता है, कंफर्म मालूम है, ये बस थोड़ा सा इशू जो है। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको मालूम है -70 मिलीवोल्ट का सोडियम पंप मेंटेन रखता है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अभी आप शांति से बैठे हैं, मेंटेन रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके जो न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन है, न्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके पास क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन हैज प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन अलाउज लिमिटेड पैसेज। वो ऑलरेडी उसके पास क्या होता है? आपकी जो मेम्ब्रेन है, ऐसा हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। ये देखिए ऐसा नहीं है कि इस चीज में और इस स्टेप में बहुत ज्यादा टाइम गैप होगा, लगभग मोस्ट प्रोबेबली साइमल्टेनियसली ये आपका चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? एज प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन, ऑलरेडी वहां पे क्या है? पोलराइज्ड है। ठीक है, अलाउज लिमिटेड पैसेज, थोड़ा सा पोटेशियम जा सकता है, सोडियम आ सकता है, लिमिटेड पैसेज है ना, मतलब पूरा नहीं आएगा, बट जस्ट लिमिटेड पैसेज है वहां पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका डीपोलराइजेशन होता है, पैसेज जो है, इनफ्लक्स जो है वो आपका बढ़ जाता है बाहर से सोडियम का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या होगा? सेकेंड, ये ऑलरेडी दे रहा है ना, प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन अलाउज लिमिटेड पैसेज, और यहाँ पे दे रहा है न्यूरॉन हैज रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट मेंटेन बाय सोडियम पंप। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा आपका? यहाँ पे सबसे पहले 4, देन 3, फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा आपका 1, एंड देन आएगा आपका 2। तो 2, 1, 3, 4 शुड बी आइडियली द राइट आंसर, यही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप वर्किंग पढ़ते हैं आपने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, कब होता है, लेकिन आपको ये मालूम है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद सीधे क्या चाहिए? उसको सीधे सिग्नल चाहिए वहां पे, और सिग्नल मिलने के बाद सीधे वापस क्या करेगा? अपना रिगेन करेगा अपना जो रेस्टिंग स्टेट है -70 मिलीवोल्ट उसको।
ठीक है, दिस मीन्स दैट कि जो न्यूरल मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग पोलराइजेशन होता है, अलाउज लिमिटेड पैसेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी थोड़ा सा पोलराइज रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन देखिए, 4 देखिए उन्होंने सब जगह कॉमन दिया है, उनको मालूम है 4 में कोई नहीं फंसेगा, 4 सब जगह दिया हुआ है। फिर आपको मालूम है एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन होगा 3-3, मतलब सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 1 और 2 में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है या उसको हम ऐसे मेंशन कर सकें, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखते हैं वो आंसर की में क्या देते हैं। वो ए भी दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है उनको, तो मतलब ऑर्डर भी चेंज नहीं करते हैं, वो वैसे का वैसे ही दे देते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि न्यूरॉन के पास जो है आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी प्लस माइनस करने के लिए ऑलरेडी गेट चैनल वो सारी चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपने ए और बी में से कुछ भी अगर मार्क किया है तो आपके चांसेस है आंसर करेक्ट होने के। 3-4 मार्क किया है तो मतलब कोई बात ही नहीं है, वो तो क्या गलत होगा ही होगा। ठीक है, बी और ए मार्क किया है तो आपके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड बी है तो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल बोल रहे हैं, व्हेन रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस इट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। सिंपल सा जिसका उदाहरण है ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का एग्जांपल है। ठीक है, व्हेन रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, हमको पता है जो रिस्पॉन्सेस हम क्या कर रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं, मतलब उनका जो रेशियो है रिस्पॉन्सेस का वो वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल रेशियो सिंपल से इसका आंसर हो जाना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट विद इन ग्रुप नॉर्म्स। आंतर समूह मानकाच्या बाबतीत खालीलपैकी काय सत्य नाही। used for inter individual comparison, used for intra individual comparison, used standard criterion for comparative evaluation of group performance, mutually convertible। लेट सपोज आपने यहाँ पे क्या बनाया है, कोई ग्रुप नॉर्म बनाया है, हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे, बट ठीक है। यहाँ पे आंसर यूज्ड फॉर इंटर इंडिविजुअल कंपैरिजन, कोई नॉर्म सेट किया है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अंतर वैयक्तिक यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूज फॉर इंटर इंडिविजुअल कंपैरिजन, ए और बी के बीच, सी के बीच, डी के बीच आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यूज्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर कंपेरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन, नॉर्म्स बनाते ही वैसे हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअली कन्वर्टेबल भी हो सकता है, परस्पर परिवर्तनीय, उसको चेंजेस कर सकते हैं, है ना, ग्रुप में अगर सब लोग सहमत है तो। ठीक है, लेकिन यूज फॉर इंट्रा इंडिविजुअल कंपैरिजन ये ऑड वन आउट होता है यहाँ पे, तो दिस शुड बी द राइट आंसर, यूज फॉर इंट्रा इंडिविजुअल कंपैरिजन। ठीक है, व्यक्ती अंतर्गत भेदांच्या तुलनेसाठी वापरली जातात। ठीक है, तो एक आपके सेल्फ की बात, सेल्फ मतलब एज अ इंडिविजुअल बात हो रही है आपके, तो ये इसका ग्रुप नॉर्म से कोई मतलब नहीं है, जो करेंगे आप खुद के लिए करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल, when dependent variable when dependent variable is dichotomous, डीवी कैसा है आपका, करेक्ट, इनकरेक्ट, मेल, फीमेल, स्त्री, पुरुष, गर्ल, बॉय, कैसा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका डाइकोटोमस है। विच इज द मोस्ट सुटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल विथ मल्टीपल प्रेडिक्टर्स, क्या ये सिंपल लीनियर है, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या फिर मीडिएटिव वेरिएबल रिग्रेशन। क्या है आंसर इसका, इनका आंसर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, विच इज द मोस्ट सुटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल विद मल्टीपल प्रेडिक्टर्स। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए आपका, वहां पे डाइकोटोमस होना चाहिए, यानी 2 ऑप्शंस वहां पे होने चाहिए। सबसे बेस्ट सुटेबल क्या है यहाँ पे आपका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गिलफर्ड टेस्ट ऑफ, ओके ये तो रिपीटेड हो रहा है, पहले कर चुके हैं, नहीं देखा जाके पार्ट 1 तो जाके उसको देख लीजिएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज प्रोडक्शन, भाषा निर्मित। ठीक है, ये नहीं आएगा, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन इसके अंदर आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स इन अनरोटेटेड फैक्टर पैटर्न मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज, नो कैरेक्टरिस्टिक रूट, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कैसे हो सकता है, रूट मीन स्क्वायर रेसिडुअल नहीं है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कम्युनलिटीज की बात हो रही है। ठीक है, तो नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम्स इन अनरोटेटेड फैक्टर पैटर्न मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज कम्युनलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम सॉल्व कर रहे हैं आपके एमएच सेट 2023 की
आंसर की प्रोविजनल एंड आपका क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ। अब देखते हैं अगला सवाल 88। Transpersonal approach includes all the following except self-efficacy, self beyond the ego, spiritual crisis, spiritual self-development। जहां से भी उठाया है उन्होंने सीधे इसको क्या कर दिया है, इन्होंने इसको सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट उन्होंने केवल एक एलिमेंट ऐड कर दिया है, वो क्या है, वो है आपकी सेल्फ एफिकेसी, स्व परिणाम कारकता। ठीक है, ये नहीं होता है आपका सेल्फ बियॉन्ड द ईगो होता है, स्पिरिचुअल क्राइसिस भी मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट भी मिलेगा, तीनों मिलेगा किसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसपर्सनल अप्रोच के अंदर मिलेगा, लेकिन यू विल नॉट फाइंड सेल्फ एफिकेसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है सेल्फ एफिकेसी। ओके, अगला सवाल व्हाट इज कैंसर। ऑप्शन नंबर सी किया हुआ है पहले, इरेगुलर सेल डिवीजन। सेल जो है डिवाइड होता है प्रोसेस से माइटोसिस, लेकिन जो माइटोसिस जो है रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो वहां पे हमको इरेगुलर सेल डिवीजन देखने मिलता है, और वो क्या लीड करता है, आपका कैंसर लीड करता है। कैंसर के टाइप्स आपको मालूम है, लिम्फोमा, सार्कोमा, वो सब चीजें। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द three core conditions of client-centered therapy as defined by Rogers. The following is not one of the three core conditions of CCP, आपका defined by Carl Rogers। इनके द्वारा बताया हुआ क्या नहीं है, इन्होंने बताया है आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में, समरूपता होनी चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए, तो मतलब इसकी जान है कार्ल रॉजर्स की, पिन अट धान आधार, और आपका एम्पैथी भी करना है आपको, तदनुभूति भी देना है। यू डोंट हैव टू गिव सिंपैथी, सिंपैथाइज नहीं करना है, सहानुभूति नहीं देनी है, एम्पैथी वहां पे शो करनी है। तो बी सी डी होता है राइट आंसर। क्या पूछ रहे हैं, फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री, यानी कि आपकी सिंपैथी इज नॉट वन ऑफ द थ्री कोर कंडीशंस ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, ओके, अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं अंडर विच कंडीशंस एटीट्यूड चेंज बिकम्स रेजिस्टेंट। ठीक है, अंडर विच कंडीशंस एटीट्यूड चेंज बिकम्स रेजिस्टेंस। यहाँ बोल रहे हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस आपकी ब्रेम्स की थ्योरी। ठीक है, ब्रेम रिएक्टेंस थ्योरी कराया था नेट की क्लास में। देन हायर सोर्स क्रेडिबिलिटी, और फोर वार्निंग पूर्व सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर अगर हायर सोर्स क्रेडिबिलिटी है तो क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस नहीं होगा, बल्कि इसमें तो आपका एटीट्यूड चेंज क्या करेगा, फॉलो करेगा। मान लीजिए कोई बोल रहा है आपको कि ड्रीम 11 में टीम बनानी है, तो क्या करेंगे आप, वहां पे जाके ड्रीम 11 में आप टीम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है आपको ये नहीं करना है, तो आप उसको नहीं करेंगे, उसको करेंगे। रिएक्टेंस, एटीट्यूड चेंज, रेजिस्टेंस हो जाता है रिएक्टेंस। एंड देन आपका फोर वार्निंग पूर्व सूचना, यहाँ पे आपको पहले से ही मालूम है ऐसा होने वाला है, तो क्या होंगे आप उसके लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे। दैट मीन्स कि आप क्या हो गए, वहां पे रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका आंसर 1 एंड 3। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोथ 1 एंड 3 में आपका जो है यहाँ पे एटीट्यूड चेंज रेजिस्टेंस बन जाएगा, प्रतिरोध वहां पे आप ज्यादा शो करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 84, द चीफ कंप्लेंट, आपका साइकोलॉजी क्लिनिकल से सवाल काफी अच्छा सवाल है ये, मतलब while taking a clinical history outline exists 1 and 2 disorder, ये नहीं है। consist of mental, ये क्या बात होती है, consist of mental stress examination, ये भी नहीं है। is always in the patient's own words, gives an idea about patient, और कुछ ऑप्शन है क्या, ओके, gives an idea about patient insight। ठीक है, क्या है आपकी चीफ कंप्लेंट। ठीक है, जब भी कभी आप, क्या होता है, आप डॉक्टर के पास भर्ती होते हैं, अगर मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, कभी भी भर्ती होंगे, तो क्या लेगा वो आपकी चीफ कंप्लेंट लेगा, आपको क्या क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि मेरे को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, ठीक है, ये सब हो रहा है, तो क्या करता है वो नोट करता जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके क्लिनिकल के अंदर ये चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और आप चीफ कंप्लेंट के अंदर क्या बताते हैं, ना ही ऑप्शन ए, ना ही ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन डी, हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज इन पेशेंट्स ओन वर्ड्स। ठीक है, गिव्स एन आइडिया अबाउट पेशेंट इनसाइट, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये चीफ कंप्लेंट हमेशा कैसी होगी, पेशेंट आपको खुद बताएगा, है ना, इज ऑलवेज इन द पेशेंट्स ओन वर्ड्स। ठीक है, जो चीफ कंप्लेंट होगी, गिव्स एन आइडिया अबाउट पेशेंट इनसाइट, ये तो आपको मिलेगा आइडिया, है ना, लेकिन चीफ कंप्लेंट मोस्ट पॉसिबली इसका आंसर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इज ऑलवेज इन द पेशेंट्स ओन वर्ड्स। हमेशा चीफ कंप्लेंट कौन देगा, जो पेशेंट है अपने स्वयं के शब्दों में वहां पे देगा। ठीक है,
उसके आधार पे आप आगे चीजें कर सकते हैं, आपको आइडिया वगैरह मिल सकता है, बट मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पे ये हो जाती है। अगेन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर चुके हैं इसको, जनरल कॉम्प्लेक्स का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रहा आपको क्वेश्चन नंबर 81, थ्योरीज एंड कंसेप्ट है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट पार्ट में, ये कंसाइचियस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 80, विच आइडिया Wittgenstein proposed to deal with the problem that definitions often do not include all members of a category। किसकी बात करता है ये आपका टिपिकलिटी इफेक्ट की बात करता है, एग्जाम्पलर अप्रोच की, फैमिली रिजेम्बलेंस की, प्रोटोटिपिकलिटी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विटगेंस्टीन किसकी बात करते हैं, ये देखिए टिपिकलिटी इफेक्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, रिलेटेड ही नहीं है इस चीज से। आपका एग्जाम्पलर अप्रोच और प्रोटोटिपिकलिटी रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, एग्जाम्पलर एंड आपकी प्रोटोटिपिकलिटी। ठीक है, उसी में से आपकी जो प्रोटोटिपिकलिटी है निकली है किससे, आपके विटगेंस्टीन के ही एक थ्योरी से, जिसको बोलते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने मार्क किया है तो ये होगा सही आंसर। और इनका जो विटगेंस्टीन का है, कोई एक दूसरे से ले रहा है, ये कहाँ से निकल के आता है, ये आपका फ्राइड नीड्स से, ऐसी कुछ स्पेलिंग होंगी, फ्राइड नीड्स, तो उनसे ये निकल के आता है। ठीक है, इन्होंने इनसे लिया, इनसे इन्होंने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है वो मतलब नहीं है आपको, आंसर क्या है आपका फैमिली रिजेम्बलेंस। ठीक है, ये होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला सवाल, व्हेन वी फेल टू कॉन्शियसली रजिस्टर ऑब्जेक्ट दैट वी आर लुकिंग स्ट्रेट एट, दिस फिनोमेना नोन एज, आपके नेट में भी पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, आउटफ्लो ऑफ सोडियम आयंस, आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस। मोर क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा क्या होता है आपका, सोडियम आयंस जो है बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होता है आपके डीपोलराइजेशन के दौरान। ठीक है, पोटेशियम तो अंदर ही है, इनफ्लक्स कैसे हो सकता है, आउटफ्लो ऑफ सोडियम आयंस हो ही नहीं सकता है ना, ये तो बाद में होगा, और आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस भी ये नहीं होगा। ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस जो है मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने इसको मार्क किया है तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या होता है वहां पे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, वेर्निकीज एरिया कंट्रोल्स स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, सही बात है। नॉन फ्लुएंट एफेसिक्स शो वेर्निकीज डैमेज, सही बात है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए का ट्रू एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि नॉन फ्लुएंट एफिक्स शो वेर्निकीज डैमेज, है ना, वेर्निकी में डैमेज होता है उनके वेर्निकीज एरिया में, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेर्निकीज एरिया कंट्रोल स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इन द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर पार्ट ऑफ लाइन बाय लाइन कोड, ओपन कोड, एक्सेल कोड एंड सेलेक्टिव कोड। ठीक है, तो ये पार्ट है आपके कहाँ का, ये पार्ट है आपकी रिसर्च का, तो ये जाएगा आपकी रिसर्च सीरीज के अंदर, यानी कि जब आपको रिसर्च एक्सप्लेन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, वहां पे इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो नीचे आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, आपको जो लगता है सही आंसर ये होना चाहिए, या आपने जो मार्क किया है उसको नीचे आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ऑफ द एटीट्यूड स्केल्स द रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद अ सीरीज ऑफ बाइपोलर एडजेक्टिव। ये कहाँ पे देते हैं आप बाइपोलर एडजेक्टिव, आप देते हैं इसको सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर। यहाँ पे बीच में होता है कॉन्सेप्ट, इस तरफ होता है एक एडजेक्टिव, और जस्ट उसके अपोजिट बाइपोलर होता है यहाँ पे दूसरा एडजेक्टिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव स्केलिंग में नहीं होता, थर्स्टन में नहीं है, लाइकर्ट में नहीं है, इक्वल पेयरिंग इंटरवल में भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने मार्क किया है तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू बुद्ध विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ। थॉट स्पीच इंक्लूड करते हैं एट फोल्ड में, एक्शन भी करते हैं, माइंडफुलनेस भी करते हैं, धर्म, अंडरस्टैंडिंग और लाइवलीहुड ये भी करते हैं, लेकिन 6 तो यहीं पे होगा, लेकिन धर्म और स्पिरिचुअल लॉ यहाँ पे ये नहीं करते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन एट फोल्ड पाथ, धर्म और स्पिरिचुअल लॉ की यहाँ पे बात नहीं आपके होती है। अगला सवाल, विच कंट्री हैज बीन साइटेड एज अ सक्सेसफुल केस ऑफ इंडिजिनाइज्ड अप्रोच टू पर्सनैलिटी। क्या मार्क करेंगे, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस।
इंडिया मार्क करिए और इसको आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसे सवालों में दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा का एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोलेंगे ना, सक्सेसफुल केस ऑफ इंडिजनाइज्ड अप्रोच टू पर्सनैलिटी। हो सकता है यहाँ पे एशियन कंट्रीज को आप देखें, यहाँ पे सबको एशियन कंट्री केवल एक ही दिख रही है। ठीक है, तो इंडियनाइजेशन किसका होगा, इन्हीं का होगा। बाकी सब देख रहे हैं इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ये आपका यूरोप में आ गया और ये आपका अमेरिका में आ गया। सब चीज़ें वहीं की हैं। ठीक है, तो इन लोग ज़्यादा करेंगे नहीं इसका इंडिजनाइजेशन। ठीक है, तो कौन करेगा इसका, इंडिया ही करेगा। ठीक है, तो और वैसे अगर ये सवाल गलत होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आइडियली क्या मार्क करना चाहिए, इंडिया मार्क करना चाहिए। ठीक है, इंडिजनाइज की यहाँ पे बात हो रही है। और इसका इंडिजनाइजेशन करते क्यों है, क्योंकि हमको जो नेटिव कल्चर में, नेटिव लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ सब मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही चल रही है, इंग्लिश फ्रेंच चल रही है, तो उतना डिफिकल्टी आनी चाहिए नहीं यहाँ पे। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे अगर डी मार्क किया तो ठीक है, अदरवाइज गलत होना चाहिए ये सवाल, उस प्रकार का सवाल है ही। ठीक है, इंडियन बॉडी दैट डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड करिकुलम रिलेटेड टू दैट इज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं इंडियन बॉडी के बारे में पूछ रहे हैं। दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं, MOSJE और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब देखना होगा इसका आंसर क्या देंगे उन लोग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ करिकुलम की बात भी हो रही है, यहाँ पे देखिए अभ्यासक्रम की बात भी हो रही है, डिसेबिलिटीज की बात हो रही है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली RCI यहाँ पे जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 72 का RCI होगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री है, कोई इंडियन बॉडी नहीं है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, यही बात करता है आपके। इसके अंदर आपकी ये दो चीजें आती हैं, नेशनल ट्रस्ट और RCI, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसी के अंदर दो चीजें आती हैं, क्या आता है, एक आता है आपका नेशनल ट्रस्ट और एक आता है आपका RCI। करिकुलम वगैरह वो सब चीजें जो है ये देखता है, डिसेबिलिटी वगैरह के लिए बात करें तो भी यही देखता है। एंड नेशनल ट्रस्ट भी जो है, जो आपका सेरेब्रल लेप्सी और वो सब चीजें होती हैं उनके लिए भी आपका ये नेशनल ट्रस्ट देखता है, लेकिन ये कोई करिकुलम, कोई फ्रेमवर्क नहीं बताता है। हाँ, ऐसे लोग जो इनसे पीड़ित हैं उनके लिए मदद करता है ये, इनकी लिविंग सुधारने के लिए, बट कोई भी करिकुलम नहीं देता है। करिकुलम कौन देगा, वो देगा आपका RCI। तो ये होना चाहिए आइडियली यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इंडियन बॉडी भी है, डील करती है ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी से एंड करिकुलम से, कौन सी, आपकी RCI। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर, इन अ केस, सॉरी, अ डायबिटिक केस में गेन वेट इन केस ऑफ हाई सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, नो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब इंसुलिन हाई सिक्रीट होगा तभी होगा क्या, एक डायबिटिक जो है क्या कर सकता है, वेट गेन कर सकता है। मतलब वेट गेन कर सकता नहीं है, मतलब गेन वेट कर लेगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इवेंचुअली विल गेन वेट और वेट गेन करना चाहता है। ठीक है, तो हाई सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी वर्किंग देखना यहाँ पे किस प्रकार से होता है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी वर्किंग ही बता जाएगी कि ये आंसर क्यों सही होना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन की पूरी वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर प्रमोटिंग सोशल लोफिंग। ठीक है, सोशल लोफिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस होना चाहिए पता, सोशल लोफिंग एंड आपका नॉट हेल्पिंग वाला बिहेवियर। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस है। ग्रुप साइज मैटर करता है, लेवल ऑफ मोटिवेशन मैटर करता है, रिड्यूस सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, बट नॉट को एक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मार्क किया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। को एक्शन बात नहीं करता है आपके, प्रमोट नहीं करेगा आपकी सोशल लोफिंग को, है ना। नॉट अ फैक्टर प्रमोटिंग सोशल लोफिंग। ग्रुप साइज जितना बड़ा होगा प्रमोट करेगा, लेवल ऑफ मोटिवेशन जितना कम होगा ज्यादा होगा वो मैटर करेगा, और रिड्यूस सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे मैटर करता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे बोल रहे हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय बेने जेम्स थॉर्नडाइक ब्लूम। इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा पार्ट 1 के अंदर। नीचे आप लिंक से जाके उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है MH सेट 2023 महा, वो जो चीज़ है महासेट उसकी बनी हुई है, जाके उसको भी वहां से आप देख सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, विच थ्योरी इज एप्लीकेबल टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी, प्लांट बिहेवियर, प्रोस्पेक्ट थ्योरी, करस्पॉन्डेंट इन्फ्लुएंस थ्योरी या फिर इक्विटी थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर जानने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा पार्ट 3, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सारे रिसर्च मेथड्स के सवाल और कुछ इसी प्रकार के एक दो अजीबोगरीब सवाल। ठीक है, पेपर जो था वो आपका टफ था। ठीक है, एज कंपेयर टू नेट, नेट से टफ सवाल आपको यहाँ पे देखने मिले।
ठीक है, तो इसकी बात करें तो अगर जो आपका जो मेरिट वगैरह गिरेगी थोड़ी सी आपकी लो साइड जा सकती है ना। ओके, परेशान नहीं होना, गलत हो गया तो हो गया, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर देखने के लिए 68 और एक जो पहले आपका रिसर्च मेथड था उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब बातें करते नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और पार्ट 3 के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वहां पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक ही है, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। Okay, next question. Assertion and reason. Any psychological or physiological imbalance motivates behavior? Yes, motivate करेगा आपके behavior को. The body tends to maintain internal balance. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, A and R दोनों यहाँ पे सही हो रहा है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. The body tends to maintain internal balance. ठीक है, हमारी बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना है होम्योस्टैसिस, ठीक है। इंटरनल बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखना है। इसी वजह से क्या होता है, एनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्बैलेंस मोटिवेट्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following property accounts for disruption of performance which occurs only gradually as parts of the system are damaged? graceful degradation, category specific memory impairment, selective damage या फिर ग्रेजुअल परफॉर्मेंस डिप्लीशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपकी बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है अकाउंट करती है कि जैसे ही आपका परफॉर्मेंस क्या होता है डिसरप्ट होना स्टार्ट होता है, विच अकर्स ओनली ग्रेजुअली, धीरे धीरे परफॉर्मेंस क्या होता है आपका डिसरप्ट होता है, एज पार्ट्स ऑफ सिस्टम आर डैमेज, जैसे जैसे आपके सिस्टम है मतलब पार्ट्स हैं सिस्टम के वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी स्पेसिफिक मेमोरी इंपेयरमेंट दिया है, ये तो सीरियसली ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसका, मतलब ऑप्शन है बट इसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ऐसी कोई अलग विशेष कैटेगरी वर्ग विशिष्ट स्मृति अवनमनस्कता जो है यहाँ पे क्या होता है आपकी कुछ मेमोरी है ना, आप चीजों को क्या नहीं कर पाते, आप वहाँ पे पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते वहाँ पे आप किसी विशेष कैटेगरी से संबंधित, ठीक है। कोई विशेष कैटेगरी होगी उससे संबंधित आप कैटेगरी स्पेसिफिक दिया हुआ है मेमोरी इंपेयरमेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। सेलेक्टिव डैमेज भी नहीं है ये, ना ही ये ग्रेजुअल परफॉर्मेंस डिप्लीशन है, ये है आपका क्या ऑप्शन नंबर ए ग्रेसफुल डिप्लीशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रेसफुल डिप्लीशन, सॉरी डिप्लीशन नहीं डिग्रेडेशन, ठीक है। धीरे धीरे डिग्रेडेशन क्या होता है, धीरे धीरे जो है आपका वो खत्म होते जाता है आपका, ठीक है। तो अगर आपके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया है तब ये अगर करता है ब्रेन डैमेज के केस में, अब वहाँ का कुछ सिस्टम है मतलब कुछ पार्ट वहाँ खराब हो गया है तो क्या होगा आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब वो करता जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगेन ये सवाल अप्रोचेस टू मोटिवेशन थ्योरिस्ट आइबस फेल्च सिगमंड फ्रॉइड कार्ल रॉजर्स शाक्टा सिंगर यूएसटिक कर चुके हैं इसको, पार्ट 1 के अंदर जाके उसको देख लीजिए, समय बहुत कीमती है, ठीक है। ओके, when do you know fact some of the facts do not try to remember or mention those from time it will be automatically deleted, इसको भी कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, उसको जाके देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोसोपैग्नोसिया इज द लॉस ऑफ फेस रिकॉग्निशन, इसको भी ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थ्योरीज दिया है आपको, थ्योरी दी है, अच्छा गेट कंट्रोल थ्योरी किसने दी है, द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी और कलर थ्योरी किसने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो गेट कंट्रोल थ्योरी पेन कलर कलर कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी आपको मालूम होगा किसने दी है, आपको ये दी है ये यंग हेल्महोल्ट्ज ने दी है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी आर के साथ 3 जाएगा। एंड देन आपको मालूम है गेट कंट्रोल थ्योरी किसने दी है पेन वाली, आपको मेल्जैक एंड वॉल ने दी है, ठीक है। आपके रोनाल्ड मेल्जैक एंड पैट्रिक डी वॉल ने इसको दिया था गेट कंट्रोल थ्योरी को। तो पी के साथ आपका 1, एच के साथ आपका 3, ओके। तो यहाँ पे आपका पी के साथ 1 एंड आर के साथ आपका 3 यंग हेल्महोल्ट्ज एंड मेल्जैक एंड वॉल ने आपको दिया, क्यू के साथ 2 एंड एस के साथ 4। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। रिचर्ड सोलोमन अल्बर्ट मुनसन ने क्या दिया, अल्बर्ट मुनसन ने दिया आपको कलर थ्योरी, ठीक है। अल्बर्ट मुनसल ने दिया आपको कलर थ्योरी एंड आपको रिचर्ड सोलोमन ने क्या दिया अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, इन रिग्रेशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय प्रेडिक्टर्स इज आर स्क्वायर्ड अंडर रूट आर आर इंटू 100 बेटा। यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो आंसर तो यहाँ पे दिया नहीं है आपको, तो आप जो है यहाँ पे मोस्ट पॉसिबल आंसर जो लग रहा है उसको आप लगाएंगे, ठीक है। आर इंटू 100 आर स्क्वायर, तो लेकिन होना क्या चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे वेरिएंस इंटू 100, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, आर स्क्वायर एटलीस्ट हाफ तो मिल ही रहा है आपको, तो इसके साथ जाइए। ऑप्शन नंबर ए अगर मार्क किया है, बाकी कुछ भी मार्क किया है तो
आपका खैर भरोसा नहीं है, वो इसको भी दे सकते हैं आपके आंसर की के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो खुद ही सही से मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर तो होना चाहिए, आर स्क्वायर यहाँ दिया है तो यही होना चाहिए वैसे आंसर, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग में इसी को मार्क करेंगे, देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में, ठीक है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ टेस्ट। तो फिर डिफिकल्टी वाला क्या करेगा, द पासिंग परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन एन आइटम फ्रॉम द अपर ग्रुप आर एच एंड लोअर ग्रुप ऑन अ क्राइटेरियन माइनस आर एल, आइटम डिस्क्रिमिनेशन हमको मिलता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, पासिंग परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन एन आइटम फ्रॉम अपर ग्रुप ओनली, पासिंग परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन एन आइटम फ्रॉम द लोअर ग्रुप ओनली, नो नो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। पासिंग परसेंटेज कितने रिस्पोंडेंट्स का ऑन एन आइटम फ्रॉम अपर ग्रुप आर एच एंड आर एल से हमको जो भी मिलेगा उसकी यहाँ पे बात करेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं इन रिलायबिलिटी स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन इज यूज टू, ठीक है, रिलायबिलिटी एनालिसिस स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन किसका इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पे करेक्ट द इफेक्ट ऑफ इनएडिक्वेट कंटेंट ऑफ टेस्ट, करेक्ट द लेंथ ऑफ इनएडिक्वेट लेंथ ऑफ द टेस्ट, रिड्यूस द टाइम लिमिट ऑफ द टेस्ट, रिड्यूस द हेटेरोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, प्रचलनाचा बहुजिनसीपणा कमी करने, नहीं नहीं नहीं, ये क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट द इफेक्ट ऑफ इनएडिक्वेट लेंथ ऑफ द टेस्ट, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन का, ठीक है, लेंथ को सी ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज, ऑलरेडी बताया है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। यहाँ बात करते हैं अगला क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहे हैं जे बी वॉटसन आइडेंटिफाइड विच थ्री फंडामेंटल अनकंडीशन इमोशंस, यहीं पे पूरा खेल है, अनकंडीशन की बात हो रही है, फियर जॉय एंड ट्रस्ट, फियर रेज एंड लव, रेज लव एंड जॉय, लव डिसजस्ट एंड सैडनेस, डिसगस्ट और डिसजस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फियर रेज एंड लव, ठीक है, ट्रस्ट तो बात ही नहीं है, जॉय भी नहीं होगा, लव डिसजस्ट एंड सैडनेस भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है फियर, भीति, राग आणि प्रेम, राग आणि प्रेम, ये जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या किया था लिटिल एल्बर्ट के बाद उनको मालूम पड़ा कि विच थ्री फंडामेंटल अनकंडीशन इमोशन है, वो है आपके फियर, रेज एंड लव, भीति, राग आणि प्रेम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56, अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज ग्रोथ प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक्सटेंशन प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, या राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात हो रहे हैं, सीधे सीधे आपको यहाँ पे एक किसी की डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली गई है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये तो साइकोलॉजिकल वेलबींग एसडीटी थ्योरी ऑलरेडी कवर कर लिया है पार्ट 1 के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, 54, while describing levels of contact and growth in Gestalt therapy, the following was not a term used by Fritz Perls: phony layer, impasse layer, regressive layer, implosive layer, explosive layer इस्तेमाल किया था, डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है रिग्रेसिव लेयर का उन्होंने क्या नहीं किया, नॉट यूज्ड द टर्म बाय फ्रिट्ज पर्ल, ठीक है, रिग्रेसिव लेयर यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होता है। Okay, next question 53, which theory argues that people see the greatest rewards at lowest cost? Social exchange part 1 जाके देख लीजिएगा। अगला है 52 भी ये किया हुआ है ना, बायोलॉजिकल एंड सेलुलर यहाँ पे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 51 तक हमने कर लिया है, लगभग 50 सवाल कर लिए हमने 100 से, तो उस आधार पे आप अपना स्कोर देख सकते हैं। इस प्रकार की साइको प्रोफेसर आंसर की प्रोविजनल के माध्यम से आप अपने आंसर जो है उसको चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है उसको आप मार्क कर सकते हैं। A delayed persuasion after the audience forgets the source of message is called sleeper effect, cognitive homeostasis, dissonance effect, discrepant message, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्लीपर इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। A delayed persuasion after the audience forget the source of message, कहाँ से मैसेज आ रहा था उसको क्या बोलते हैं, स्लीपर इफेक्ट, ठीक है, तो ये होता है आपका राइट आंसर। ओके, तो हमने डिस्कस किया आपका एमएच सेट के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, ठीक है। अगले वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक, और जो आपके रिसर्च के एक सवाल 2 सवाल बचे हैं उनको भी वहां पे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ओके, आप देख रहे हैं चैनल और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं करना मत करिए, लेकिन पार्ट 3 देखने ज़रूर आइएगा, ठीक है। ओके, आंसर की का वेट करते हैं, फाइनल आंसर की का, लेकिन ये है आपके मोस्ट प्रोबेबल आंसर, प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। तो ये जो है मिर्ची लग सकती है, तो ये लगनी भी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी वीडियो वो डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जल्द से जल्द वीडियो प्रोड्यूस कर पाएँ बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।